आप सुन रहे हैं मनीषा की आवाज में कैलाश मंजोई बिश्नोई के द्वारा लिखी गई पुस्तक कलेक्टर साहिबा कर्मशिला। इससे पहले वीडियो में आप इस पुस्तक के अध्याय 2 तक सुने होंगे। इस वीडियो में आप अध्याय 3 से सुनेंगे। अध्याय 3 है पहली मुलाकात। मेरी और एंजल की पहली मुलाकात दिल्ली के जीटीबी नगर के एक कॉफी हाउस में हुई थी। कॉफी हाउस में 3-4 टेबल को छोड़कर अधिकतर फुल थी। यंग क्राउड था। कॉफी हाउस की दीवारों पर फूलों की सजावट बहुत खूबसूरत लग रही थी। उससे भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी एंजल। एंजल ने सफेद टैंक टॉप और काली योगा पैंट पहनी हुई थी। पहली बार मैंने उन्हें देखा तो देखता ही रह गया। वे सचमुच हुस्न मलिका लग रही थी। फेशियल प्रोपोर्शनल गोल्डन रेशियो के करीब ढलवा ललाट, झील सी नशीली आंखें, तीखी नाक, गुलाब की पंखुड़ी जैसी होठ, गोल मटोल और गोरे गोरे गाल, सोने जैसे बाल, मासूमियत से भरा चेहरा, उस पर काले तिल का पहरा। मुझे लगा जैसे जन्नत की परी जमीन पर उतर आई हो। किसी को एक नजर देख लेने भर से ही कितना सुकून मिलता है, इसका एहसास आज मुझे पहली बार हुआ। एंजल को देखते ही मेरे दिल में हलचल होने लगी। क्या इसे ही लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं? मैं सोचने लगा। पहली नजर में मुझे वह परी सी लगी। पहली दफा किसी लड़की से बात करते हुए मैं असहज महसूस कर रहा था। इसकी वजह थी कि वह मुझे पहली नजर में ही भा गई थी। हालांकि वह थोड़ी चिंतित नजर आ रही थी। गिरीश आईएएस प्री क्लियर करने का बहुत ज्यादा दबाव है मेरे ऊपर। मेरे मामा जी का कॉल आया था और वह कह रहे थे इस बार तो प्री क्लियर कर लोगी ना, या फिर से नाक कटवाओगी? तो फिर आपने क्या कहा? मैंने बस यही कहा कि मामा जी तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है, हो जाना चाहिए। फिर उन्होंने एक गंभीर यूपीएससी अभ्यर्थी होने का परिचय देते हुए पूछा, अच्छा यह बता अनुच्छेद 21 में कौन कौन से मौलिक अधिकार आते हैं? मुझे टेस्ट मत करो, जितना तुमको आता नहीं उतना मैं पढ़कर भूल चुका हूँ। अच्छा याद होता तो अब तक आईएएस सिलेक्ट हो गए होते। एंजल ने व्यंग कसते हुए कहा। स्टेज सर्विस आरएस का सोचा है कुछ? मैंने पूछा। मुझे एक ही लक्ष्य दिखाई देता है और वह है आईएएस। स्टेट पीसीएस, न कोई अदर एग्जाम। होठों को दांतों के बीच दबाते हुए उसने दृढ़ता से कहा, सही कह रही हो। जब यूपीएससी क्लियर कर सकते हो तो दूसरी नौकरी में क्यों सेटल होना? जब अमेजिंग हो सकते हो तो नॉर्मल क्यों रहना? मैंने भी उनकी एकमत लक्ष्य का पक्ष लेते हुए कहा, बिजनेस करना है तो बड़ा करना है, वरना नहीं करना। सही कह रहे हो गिरी। अब मैं आईएएस के अलावा कोई और फॉर्म नहीं फिल करूंगी। बनना है तो आईएएस ही बनना है। उन्होंने समोसे के अंतिम टुकड़े को उद्दष्ट करते हुए यह बात कही। बात तो सही कह रही हो। जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य पाने के लिए काफी सोच विचार कर एक बेहतर रणनीति रोड मैप बनाना पड़ता है। लेकिन जब आपने लक्ष्य को पाने का बड़ा वाला इरादा कर लिया है तो आपको अपने माइंडसेट को विकल्पों का ऊहापोह में भटकने नहीं देना चाहिए तथा अपने मन को दुविधाओं के जाल में नहीं फंसने देना चाहिए। अब तो विकल्पों वाला माइंडसेट नहीं, दृढ़ संकल्प वाला माइंडसेट बनाना चाहिए। अब हारी हुई मानसिकता से नहीं, हर हाल में जीतने वाली मानसिकता के साथ मैदान में डट जाओ। अब कल्पनाओं में हवाई सफर नहीं, धरातल पर रहकर कर्मशील बनो। एवरेस्ट जीतने ऊंचे लक्ष्य को पाना है तो हिमालय की तलहटी पर बैठकर विश्राम करने का कोई फायदा नहीं। अब तो लक्ष्य को छूकर ही विश्राम करना है। मैंने लगभग मोटिवेशनल अंदाज में कहा।
तुम्हें मॉडल होना चाहिए, एक्टिंग अच्छी करती हो। नहीं, मेरे बचपन का सपना ही आईएएस ऑफिसर बनना है और मैं उसी सपने पर काम कर रही हूँ। हालांकि सिविल सेवा को कैरियर बनाने का सपना देखना एक बहुत ही रिस्क वाला निर्णय है, जहां सफलता की संभावना बहुत कम होती है। 10 एक जैसे घोड़े दौड़ाए जाए और उसमें एक को ही चुनना हो तो बहुत ही अच्छे दौड़ने वाले 9 घोड़े भी हारेंगे ही हारेंगे। यह बहुत जोखिम भरा निर्णय होता है, फिर भी लेकिन जीवन में अपनी सामर्थ्य और क्षमता के अनुसार सफलता पाने के लिए जोखिम लेना बहुत जरूरी है। मैंने कहा, सही कहा। अपनी जिंदगी में जिस भी व्यक्ति ने कुछ अद्भुत और अनुपम किया है, कुछ ऐसा जो वाकई काबिले तारीफ और शानदार हो, उन्होंने जोखिम लेने से कभी मुंह नहीं मोड़ा। हाँ, जो युवा जोखिम लेने को हमेशा तैयार रहते हैं और जिनका आत्मविश्वास अडिग रहता है, वे अभूतपूर्व कामयाबी हासिल करते हैं। जोखिम लेने का अर्थ खुद को नकारात्मकता की ओर ले जाना कतई नहीं होता, बल्कि नए अवसरों की तलाश करना होता है। मैंने कहा, अक्सर लोग जीवन में सफल हो जाने वाले अवसरों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वे कंफर्ट जोन में यानी सुरक्षित रहना चाहते हैं, लेकिन एक बार अवसर जाने के बाद वे उस अफसोस जाहिर करते हैं। यदि आपके साथ ऐसा है तो आपको जोखिम लेने की जरूरत है, क्योंकि अवसर बार बार नहीं आते। जीवन में हर बार नुकसान के बारे में सोचकर जोखिम लेना नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम नहीं लेना है। तेजी से बदल रही दुनिया में विफल होने की एकमात्र गारंटी देने वाली रणनीति जोखिम नहीं उठाना है। असल में जोखिम लाभ का वह सिक्का है जो जीतने पर प्रसन्नता और हारने पर सीख देता है। कभी कभी कम उम्र में जोखिम उठाने की वजह से हो सकता है कि कई बार आपको परिवार एवं समाज दोनों से अपेक्षित सहयोग ना मिले, लेकिन इससे निराश होने और घबराने के बजाय अपने भरोसे पर कायम रहे। नाकामयाब हो जाने का भय हर किसी को सताता है ना? लेकिन इसे खुद पर हावी होने देने से बचना चाहिए। यह बात ध्यान रखें कि जोखिम उठाने का जज्बा वीर का साहस है, कायर का नहीं। जीवन में जोखिम लेने वाले कई सारे लोग असफल भी होते हैं, लेकिन वे अपने अनुभव से सीखते भी बहुत हैं। जोखिम लेने वाला एक आशावादी इंसान असफलता को सदैव सीखने के अवसर के रूप में देखता है। दुनिया के सफलतम लोग औसत लोगों से कहीं ज्यादा बार असफल होते हैं। यही नहीं, विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियां औसत कंपनियों की तुलना में कहीं ज्यादा बार असफल रही होती है। अगर आप बड़े मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो जोखिम को जीवन में हिस्सेदारी देने में देरी न करें। बिना जोखिम उठाए कोई महान उपलब्धि हासिल नहीं हो सकती है। मेरा तो पहला क्रश ही नहीं, पहला प्यार है यूपीएससी। तो मेरा तो यूपीएससी होगा ना। मैं तो गिरीश जी यूपीएससी में सिलेक्शन लेने के लिए सारे तिरकम लगाऊंगी, साम दाम दंड भेद। उन्होंने बहुत हल्की और बेदम आवाज में कहा। आप भी किसी से कम नहीं हो, मैंने चुटकी लेते हुए कहा। हम किसी से भी कम नहीं। आज लड़कियां बाहों में बाहें डालकर और कदम से कदम मिलाकर लड़कों के साथ चल रही है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण की आवाज को बुलंद करते हुए कहा। बाहों में बाहें डालकर नहीं, कंधों से कंधा मिलाकर के चला करती है, यह होता है। बाहों में बाहें डालने का अर्थ कुछ और ही होता है। इस बात पर हम दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। ध्यान रखियो, यूपीएससी में चेक और जैक नहीं चलता। साम दाम दंड भेद का बात कर रही हो, मैंने व्यंग करते हुए कहा। कहा जाता है कि इंसान को जो पाना होता है वैसे वह पा ही लेता है। हमारा लक्ष्य कलेक्टर बनना है ना, तो लगे रहते हैं, एक दिन लक्ष्य कदमों में होगा, एंजल ने कहा। तो अब चले। एंजल ने आंखों से सवाल किया और मैंने मुस्कुराती आंखों से हाँ भी भर दी। एंजल ने जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 4 पर आकर कहा,
चलिए बाय, सी यू अगेन, मैंने जवाब दिया। अगला अध्याय है कृष्ण बनाम पढ़ाई। कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो आप परिस्थितियों से ऊपर उठकर काम कर सकते हैं। अगर आसपास का माहौल अनुकूल ना हो तो आप अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर खुद को निखार सकते हैं। ऋषभ पंत ने बचपन में अपने देश के लिए खेलने का सपना देखा था, वो आज सच हो गया। सपनों में जान हो, हौसले बुलंद हो तो आप विषम हालातों में भी हीरो बनकर उभर सकते हो। ध्यान रखो, अगर आप लगन से काम कर सकते हो तो अपनी मेहनत से पहाड़ों को भी उपजाऊ मैदान बना सकते हो। बस खुद पर विश्वास रखना। मैंने ऋषभ पंत का भारतीय क्रिकेट टीम में चयन होने के बाद उसी रात को यह फेसबुक पोस्ट लिखी। मैं महसूस करने लगा था कि एंजल से दिन में 2 बार बात ना हो तो कुछ अच्छा नहीं लगता था। मैं उनके कॉल या मेल का इंतजार करता था। लगातार 2-3 महीनों की चैटिंग और बातचीत के बाद बातों में इतना खुलापन आ गया कि एक दूसरे से कुछ भी पूछने में हिचक नहीं होती थी। एंजल और मैं बातों बातों में एक दूसरे को सब बताते गए। हमारे दोनों के बीच इश्क और मोहब्बत के बीज प्रस्फुटित होने लगे थे। मुझे तो उनको जीवन साथी बनाने के ख्याल भी आने लगे थे। उनको लंबे समय तक बताया नहीं, यह अलग बात है। उनको मैंने लंबे समय तक प्रपोज नहीं किया था, लेकिन इशारों इशारों में सब कुछ कह चुका था। उनकी खामोश मुस्कुराती निगाहें भी यही इतला दे रही थी कि वह भी मुझे पसंद करती है। हम हर रोज एक दूसरे को मैसेज करने लगे, पहले दिन में, फिर रात को भी। बिना मैसेज किए हम सो नहीं पाते। उनके मैसेज मेरी लाइफलाइन बन गए। यह सब होना आसान इंसानी जज्बातों की अभिव्यक्ति थी। शुरुआत दोस्ती से हुई थी, लेकिन समय बीतने के साथ जज्बात स्पष्ट होते गए। शुरू में हम कैजुअल फ्रेंड, बाद में बेस्ट फ्रेंड बने, फिर लव की एंट्री और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। लेकिन मैं लंबी पारी का इच्छुक था, उन्हें जीवन साथी बनाने को लेकर बेताब। साल भर होते होते हमारी दोस्ती में प्रेम नामक वायरस ने तगड़ी वाली घुसपैठ कर ली थी। एंजल के हृदय के किसी कोने में मेरी संदिग्ध की प्यास जगने लगी थी। मैं भी दीवानों की तरह उसके आगे पीछे घूमने लगा। इस सपनीली मोड़ पर उसे भी मेरी बातें और दीवानगी लुभाने लगी। मैं यह सोचने लगा कि अब मेरी बंजर जमीन पर गुलाब खिलने वाला है। मैं तो रूप, सौंदर्य, चंचलता का सम्मिश्रण देखकर उस पर लट्टू हो गया था। मैं लाइब्रेरी में बहुत जल्दी आ जाता और एंजल से मिलने, बात करने के बहाने ढूंढता। एंजल को भी मेरा साथ अच्छा लगने लगा था। मैं दिल की बात तो नहीं कह पाता था, लेकिन दोनों के बीच साथ कॉफी पीने, लंच करने, घूमने फिरने और ढेर सारी बातें करने का सिलसिला शुरू हो गया था। उसे पाने की ख्वाहिश मैंने मन में बसाकर बैठा ली थी। सिर्फ पढ़ना तो मेरे हाथ में है, बाकी कुछ नहीं। सिर्फ लड़ना मेरे हाथ में है, बाकी कुछ नहीं। सिर्फ एग्जाम देना मेरे हाथ में है, बाकी कुछ नहीं। जितना हाथ में है उतना तो मैं करूं। एंजल ने 10 घंटे की पढ़ाई के बाद रात में सोने से पहले डायरी में यह लाइन लिखकर खुद को मोटिवेट करने का प्रयास किया और सोने चली गई। आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, एंजल ने व्हाट्सएप मैसेज किया था। आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो टीवी डिबेट देखो, डिबेट देखने का मन नहीं कर रहा है तो राइटिंग प्रैक्टिस करो, राइटिंग प्रैक्टिस का मन नहीं कर रहा है तो डिस्कशन करो, और डिस्कशन का भी मन नहीं कर रहा है तो रणनीति बनाओ। लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ एक यूपीएससी अभ्यर्थी के रूप में करना ही होगा, अगर चयन लेना है तो। मैंने कहा, कुछ लोगों की हमेशा शिकायत रहती है कि वे अपने मनचाहा काम के लिए हर दिन समय नहीं निकाल पाते, लेकिन मैं मानता हूं कि बहाना बनाने के हजारों कारण हो सकते हैं कि आप अपने मनपसंद काम के लिए समय नहीं निकाल पाते। या तो वो किसी काम को मन से नहीं करना चाहते, या फिर खुद दुर्बल इच्छाओं के मालिक है।
दुनिया में किसी भी काम को करने के लिए सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत होती है वह है दृढ़ संकल्प, जिसके बलबूते जो आप सोच सकते हैं, जिस पर आप यकीन कर सकते हैं, उस काम को इस दुनिया में आप करके भी दिखा सकते हैं। साफ जाहिर हो रहा था कि मैं लगभग एक मेंटर की भूमिका में आ चुका था। एंजल का कॉल आया, मुझे हर्ष बी पंत आईआर की बुक लेनी है, मिल जाएगी क्या मुखर्जी नगर में? मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर किताबों के अजैब घर हैं, यहाँ नहीं मिलेगी तो कहाँ मिलेगी? मैंने दृढ़ता से कहा। अच्छा, आप देख करके आना कि कहाँ मिलेगी। उनका इरादा किताब खरीदने का कम और मुझसे मिलने का ज्यादा था। यह बात मैं समझ गया था। जब किसी लड़की को लड़का पसंद आ जाए तो मिलने या कॉल करने के इतने तरीके ढूंढ लिए जाते हैं जितने एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए तरीके नहीं ढूंढे होंगे। मैं उन्हें पसंद आया था या नहीं यह मुझे नहीं पता, या फिर शायद उनका इरादा यह था कि आईएएस बनने के सपने को साकार करने के लिए गिरीश मेरे बहुत हेल्प कर सकता है, इसलिए भी उन्होंने मेरे साथ दोस्ती बढ़ाई होगी। लेकिन वजह जो भी हो, दोस्ती धीरे धीरे बहुत प्रगाढ़ हो रही थी। मैं बत्रा सिनेमा गया और अग्रवाल स्वीट होम के पास वाली बुक शॉप से हर्ष बी पंत की आईआर बुक खरीद करके एंजल को कॉल मिलाया। सामने से आवाज आई, रुको मैं अभी आती हूँ। मैं मन ही मन में सोच रहा था कि किताब तो बस बहाना था, असल काम मिलने बुलाना था। तुमने आज यह क्या पहन रखा है? तुम तो बिल्कुल चमन लाल लग रहे हो। रिक्शे से उतरते ही उन्होंने मुझे देखकर कहा। उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। अरे मेरा फ्रेंड जोधपुरी जुतिया लाया था तो पहन लिया। अच्छी नहीं लग रही है क्या? तुम पर तो हर चीज अच्छी लगती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। कॉफी पिलाओगे? अंजल ने पूछा। क्यों नहीं, मैंने मुस्कुराकर कहा। डिस्कशन करते करते ना जाने कब मैं अंजल की थॉट प्रोसेस का दीवाना बन गया था। शायद मैं उनकी सोचने के तरीके को पसंद करने लगा था, उनके विचारों को पसंद करने लगा था, और उनकी बातों का तो दीवाना हो गया था, और उनके अंदाज का भी। लगातार 4 महीनों की बातों के बाद संवादों में इतना खुलापन आ गया कि कोई भी बात कहने में असहजता महसूस नहीं होती थी। दोस्ती धीरे धीरे आत्मीयता में बदलने लगी। एंजल मुझसे जब भी मिलती तो प्यासी सोन मछलियां जैसी। पूरी कैंपस लाइब्रेरी में भी बस 2 ही लोगों को इस नवेले एहसास का पता था, एक मैं और एक उससे। हर दिन लाइब्रेरी से निकलते वक्त इस बात का एहसास मुझे गुदगुदा देता था कि चलो आग तो दोनों तरफ बराबर ही लगी है। हालांकि मैं अक्सर खुद को यह कहकर समझाता था कि पहले करियर बना ले, फिर चाहे कितनी भी प्यार की डुगडुगी बजा लेना। इसलिए मैंने प्रपोज करने के लिए लंबा समय लेना उचित समझा। एंजल और मैं दोनों आईएएस की तैयारी कर रहे थे, तो किताबों से ज्यादा गहरी दोस्ती निभानी थी ताकि यूपीएससी का किला भेदा जा सके। चलो शिमला घूम के आते हैं, दूर का प्लान नहीं बना सकती, मम्मी कुछ कहेगी। मैंने भी किस एटीट्यूड वाली लड़की से पूछ लिया, समझती क्या है अपने आप को, अच्छा चलती है कि नहीं, वरना तेरी सहेली अंजलि को कहूंगा कि चलो घूम के आते हैं। और अगर बात नहीं करूंगी तो क्या मेरी सहेली से बात करने लग जाओगे? हूँ। मैं और अंजल सदैव की तरह झगड़कर पलट लिए, मन में एक दूसरे की शक्ल भी ना देखने का विस्फोटक गुस्सा और अपनी अपनी ईगो लिए। अगला अध्याय है प्रीकाफोबिया। यह उस समय की बात है जब देश में एक के बाद एक बैंक घोटाले समाचार पत्रों की सुर्खियां बना रहे थे। बड़े बड़े घोटालेबाज पैसों की चपत कर विदेश की ओर पलायन कर रहे थे। दिन था रविवार का, तारीख 3 जून 2018।
यह दिन कई अभ्यर्थियों पर कहर बनकर टूट पड़ा। हर साल की तरह यूपीएससी ने इस बार भी प्रीलिम्स परीक्षा में सवाल पूछने के पैटर्न में उलटफेर किया। वर्ष 2018 के जीएस पेपर देखकर के कई परीक्षार्थियों को छठी का दूध याद आ गया। पूछे गए प्रश्नों से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पेपर सेटर बच्चों को यातना देना चाहता है। यही नहीं, पेपर करते समय एंजल की भी हवा टाइट हो गई। ओआरएम सीट में गोली भरते समय डिप्रेशन जैसा महसूस हो रहा था। हालांकि सीसेट का पेपर कठिन नहीं था। एंजल ने कैलकुलेशन किया तो उसके नंबर 120 के आसपास आए थे। हालांकि पेपर इतना सरल नहीं था कि कट ऑफ 100 नंबर के ऊपर चला जाता। यह पिछले 10 सालों का सबसे कठिन पेपर था। मैं अपना पेपर सही होने से ज्यादा इस बात से खुश था कि एंजल का पेपर अच्छा हुआ है और उनकी प्रारंभिक परीक्षा निकल जाएगी। हुआ भी ऐसा ही। 40 दिन बाद जब पीडीएफ में एंजल का रोल नंबर दिखाई पड़ा तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लव गुरु और अनीस को छोड़कर हमारे सभी मित्रों ने प्रारंभिक परीक्षा को फतह कर लिया था। मैं एक दिन लाइब्रेरी में बैठे बैठे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। कलमें घिस दो, कुर्सियां तोड़ दो, बिना हिले, बिना डुले, बिना रुके यूपीएससी फोड़ दो। कंधों पर हाथ रखते हुए लवगुरु ने शायराना अंदाज में कहा, क्या बात है लवगुरु भाई, आजकल बड़े स्ट्रेन निकल रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, जल्दी जल्दी यूपीएससी क्लियर करने का सपना पूरा कर लो यारो। फिर मम्मी पापा के भी सपने पूरे करने हैं। सपनों की लिमिट नहीं है। कब तक आईएएस पर टिके रहोगे? लव गुरु ने किताब उठाते हुए कहा। हाँ भाई, आईएएस मुख्य परीक्षा को 1 ही महीना रह गया है। अब अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है। सुमित भी बेयर एक्ट उठाकर लाइब्रेरी से फ्लैट की ओर चल दिया। आईआईटी कानपुर से पास और सुमित की अच्छी जॉब थी। पैकेज भी 40 लाख का शानदार था। लेकिन घर वालों ने कहा कि आईएएस बनना है। जॉब छोड़ छाड़ के तैयारी करने आ गए। आए हुए 4 साल हो चुके थे, लेकिन आईएएस बनने का सपना दूर दूर तक सच होता नहीं दिखाई पड़ रहा था। एक बार प्रारंभिक परीक्षा भी नहीं निकली और 2 बार मुख्य परीक्षा में यूपीएससी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। हमारे मित्रों में गिरीश और विजय ने सिविल सेवा का साक्षात्कार दिया है। इन लोगों के मुखमंडल से ही सुनना चाहेंगे कि मुख्य परीक्षा को लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए। एंजल ने कहा, सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का उद्देश्य होता है अभ्यर्थी का समग्र बौद्धिक गुणों की जांच परख करना और अभ्यर्थी द्वारा अर्जित ज्ञान का बेहद गहराई से आकलन करना। दोस्तों, यूपीएससी केवल कॉपी में तथ्यों तथा आंकड़े के साथ बेहतर भाषाई प्रस्तुतीकरण ही नहीं चाहती, बल्कि जटिल से जटिल सवालों का सुलझा हुआ और सरल भाषा में जवाब चाहती है। लेकिन गैर जरूरी तथ्यों, सूचनाओं तथा आंकड़ों का जमावड़ा उत्तर में नहीं होना चाहिए, नहीं तो उत्तर कृत्रिम भी बना सकता है। हाँ, तथ्यों तथा आंकड़ों के माध्यम से आपका जवाब अवधारणात्मक रूप से पुष्ट होना चाहिए। अगर आप आसपास देश दुनिया में घटित होने वाली समसामयिक घटनाओं के उदाहरण के साथ अपने नए विचारों को भी कॉपी में लिखते हो, तो आपके सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में शानदार मार्क्स आ सकते हैं। मैंने मुख्य परीक्षा लिए जाने के पीछे यूपीएससी का मकसद और मार्क्स देने की रणनीति बताते हुए कहा, पता है कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट साल भर बाद भी यह तय नहीं कर पाते हैं कि हिंदू पढ़ना है, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण पढ़ना है या जनसत्ता, न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है या ओल्ड एनसीईआरटी, कोचिंग करनी है या नहीं करनी है, बिना नोट्स तैयार किए पढ़ाई करनी है या नोट्स बना कर करके। तो जितनी दुविधा में रहते हैं उनके चयन की संभावनाएं भी उतनी ही कम हो जाती है। इस दुविधा में मत रहो और जो भी सही लग रहा है उसी हिसाब से रणनीति बना और तैयारी में जुट जाओ।
दुविधा में दोए गए माया मिलिनाराम, ऐसा नहीं होना चाहिए। विजय ने सधे हुए शब्दों में अपनी बात कही। आप सही कह रहे हैं, सुमित ने कहा। वैसे मुख्य परीक्षा में नॉलेज के साथ साथ लिखने की स्पीड भी मैटर करती है ना ग्रीस? अगर लिखने की स्पीड कम है तो मुख्य परीक्षा भूल जाओ, या फिर डेली प्रैक्टिस इतनी करो कि लिखने की स्पीड अच्छी खासी हो जाए। गंगा सिंह राजपुरोहित एक दिन में 3-3 घंटे के 3 पेपर सॉल्व करता है, तब जाकर के उसकी ऑल इंडिया रैंक 33 आई थी। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, मैंने चाय का कप उठाते हुए कहा। लेखन प्रयोग का खेल है। जितने विविध विषयों पर आप लिखेंगे उतना ही आपके शब्दों और वाक्यों में धार आएगी, उतनी ही प्रभावशाली होगी आपकी अभिव्यक्ति की क्षमता। आपकी लेखन शैली उतने ही गहरे प्रभाव छोड़ेगी परीक्षक पर। इसलिए निबंध लेख, व्यंग, कविता, कहानियां, स्मरण, लघु उपन्यास, गजल इत्यादि जो भी आपको अच्छा लगे हमेशा लिखते रहे। परवाह ना करे कि कौन क्या कहता है और क्या सोचता है आपके बारे में। निरंतर परिमार्जन करते रहिए, सीखते रहिए, लिखते रहिए। संघ लोक सेवा आयोग एक ऐसी परीक्षा है जिसमें चयनित होने का एक ही फॉर्मूला है, बेहतरीन लेखन शैली। विजय ने लगभग सिविल सेवा में सफलता का राज बताते हुए कहा। अगला अध्याय है मुख्य परीक्षा में जलवा। तुम्हारी सलाह पर मैं जयपुर जा रही हूँ, तुम चलोगे? नहीं, मुझे थोड़ा काम है। मैंने लड़कियों के अंदाज का अनुसरण करते हुए तुरंत हाँ नहीं कहा। रिजल्ट को लेकर बड़ी बेचैनी हो रही थी, इसलिए सोचा थोड़ा घूमने से रिजल्ट की टेंशन दूर होगी। लड़कों की एक कमजोरी होती है, जो लड़कियां उन्हें पसंद आ जाए उनकी हामी हाँ मिलाना। मैंने शायराना अंदाज में कहा, रिजल्ट का इंतजार करना मुश्किल होता है। पल पल हर पल कैसे कटेगा, हर पल दिल में मची है हलचल, हलचल। यश थम्स अप। उन्हें यह लाइन बहुत पसंद आई। वैसे आपका इंतजार जल्द खत्म करने वाली है यूपीएससी। लग तो मुझे भी ऐसा रहा है। कल ना आए तो ही बेहतर है, कहीं ट्रिप ना बिगड़ जाए। उन्होंने देर रात को व्हाट्सएप पर एक मैसेज छोड़ा, आप जयपुर चलोगे कल सुबह? मैं तब तक सो चुका था। मैंने सुबह कॉल मिलाई तो उन्होंने कहा, चलिए धौला कुआं से बस पकड़ते हैं जयपुर के लिए। ठीक है, हम चलते हैं, मैंने सहमति दी। दिसंबर का महीना था और सर्दी अपने शवाब पर थी। हमने जीटीवी नगर से मेट्रो पकड़ी। एंजल ने गुलाबी रंग की घुटनों तक की फ्रॉक पहन रखी थी, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। जीटीवी नगर में हमारे साथ एक प्रेमी युगल भी मेट्रो में था। वह प्रेमी युगल अपनी दुनिया में इतना ज्यादा मशगूल था कि उन्हें शायद यह आभास नहीं रहा कि मेट्रो के डिब्बे में उनके अलावा 20-25 सवारी और भी है। प्रेमी जोड़ा लिपलॉक कर रहा था, सरल शब्दों में कहे तो किसिंग कर रहा था। मैंने और एंजल ने अपनी नजर दूसरी तरफ घुमा ली, लेकिन प्रेमी जोड़ी की यह अश्लील हरकत देखकर एक अधेड़ उम्र की महिला ने उनकी क्लास लगा दी। संस्कार कहीं बेचकर आ गए हो क्या बेटा? ताई के तेवर देखकर प्रेमी युगल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। आंटी जी हरियाणा के देहाती इलाके से थी। उन्होंने आगे कहा, इसका इजहार और भी वह खुलेआम, हम 18 साल के हो गए हैं तो कुछ भी करने के स्वतंत्र हैं। लड़की दबी हुई आवाज में बोली, कुछ भी करो लेकिन घर की 4 दीवारी के अंदर। पब्लिक प्लेस पर अपनी मर्यादा मत भूलो। बेडरूम वाली हरकतें ट्रेन के डब्बे में शोभा नहीं देती। ताई के तेवर देखने लायक थे। इस पूरे तमाशे को एक मेट्रो यात्री ने सोशल मीडिया पर डाल दिया। यही वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। दिल्ली मेट्रो में प्रेम लीला करते 2 प्रेमी। डेमोक्रेसी में रहने वाले कीट पतंगों से नहीं डरते, लड़की ने जवाब दिया। लोग पब्लिक प्लेस की मर्यादा भूल रहे हैं, यह तो कुछ नहीं है। 2011 में दिल्ली के ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन पर एक जगह बैठा प्रेमी जोड़ा खुलेआम यौन क्रीड़ा कर रहा था।
इस तरह की घटनाएं मेट्रो में अलग अलग रूट पर कई बार कैद हुई है। एंजल बोल पड़ी। क्या बात कर रही हो? मैंने आश्चर्य करते हुए कहा। अरे सच में, पंजाबी बाग मुंडका लाइन, शहरदरा रिठाला लाइन और एक तो यही येलो लाइन पर ये सब घटनाएं मेट्रो के खुफिया कैमरे में कैप्चर भी हुई थी। युवा जोड़े को इसका ख्याल रखना चाहिए कि हमारे कल्चर में यह सब शोभा देने वाली बात नहीं है। हमारे देश में यंग जनरेशन को समाज के संस्कारों का सम्मान करना चाहिए। माना कि दिल्ली दिलवालों की है, लेकिन खुल्लम खुल्ला और मर्यादित रोमांस करने वाली नहीं होनी चाहिए। इन सब बातों के बीच नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन आ चुका था। हमें धौला कुआं के लिए मेट्रो चेंज करनी पड़ी। मेरे दिमाग में ताई के तेवर वाला दृश्य अब भी घूम रहा था। धौला कुआं से हमने जयपुर के लिए बस पकड़ी तो मैं इस बात से बहुत खुश था कि हाय हेलो से शुरू हुआ एंजल के साथ का सफर अब दोस्ती तक आ चुका था। बस में बैठने के साथ ही मैंने एंजल से पूछा, क्या तुम शाहनवाज हुसैन को जानती हो? हाँ हाँ, भाजपा के नेता हैं। उनकी लव स्टोरी दिल्ली के डीटीसी बसों में ही परवान चढ़ी थी। शाहनवाज हुसैन और रेणु शर्मा सबसे पहले यहीं मिले। कई दफा सफर में ही हम सफर मिल जाते हैं। मैंने एंजल की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। वह थोड़ा सा मुस्कुराई और शर्मा गई। जुबान खामोश थी, लेकिन निगाहों ने बात कर ली थी। और बस की सफर के साथ ही हमारे प्यार के सफर की भी शुरुआत हो चुकी थी। शहनवाज मुस्लिम और रेणु हिंदू। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद एंजल ने पूछा, प्यार ना धर्म देखता है, ना जाति, ना ही स्टेटस। मैंने फिल्मी अंदाज में कहा। दिक्कत तो बहुत आई होगी उस समय। वह इश्क, मोहब्बत और प्यार ही क्या जो आसानी से नसीब हो जाए। मैं और एंजल दिल्ली से जयपुर की बस यात्रा का लुत्फ उठा रहे थे। बस में उनके साथ सफर करने के कारण मेरे दिमाग में बहुत सी प्रेम कहानियां घूम रही थी। एंजल, पता है, प्यार कई तरह के पापड़ बेलवाता है। प्यार पाने के लिए मुकेश अंबानी लग्जरी कार में नहीं, खटारा बस में सफर किया करते थे। अच्छा जी, आपको कैसे पता? मुझे लव स्टोरी आधारित चीजें देखना और पढ़ना बहुत पसंद है। एक बार मैंने अखबार में यह पढ़ा था कि नीता नॉर्मल बैकग्राउंड से थी और मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर धीरूभाई अंबानी के बेटे। नीता अंबानी ने शर्त रखी थी कि अगर आप प्यार करते हैं तो मेरे साथ खटारा बसों में मुंबई का सफर किया करें। मैंने मुकेश अंबानी की लव स्टोरी की विस्तृत व्याख्या करते हुए कहा। आप भी बस, मेट्रो या ट्रेन का सफर करते रहिए। कहीं आपका जीवन साथी किसी सफर में आपका इंतजार ना कर रहा हो। एंजल ने हिदायत के अंदाज में कहा। सच में लाखों युवा लोगों को अपना हमसफर सफर के दौरान ही मिलता है। आज ही देख लीजिए, हमारा जयपुर का सफर था या इसका सफर। 6 घंटे के सफर में पता ही नहीं चला कि समय कब गुजरा। हम जयपुर दोपहर 3 बजे के करीब पहुंचे। हल्की हल्की धूप खिली हुई थी। मैंने कहा, सर्दी के मौसम में गुनगुनाती धूप का अपना ही मजा होता है। भक्ति ताकत रवानी होती है। सर्दी की धूप कितनी सुहानी होती है। आपका शायराना अंदाज मन को भा रहा है। एक गुनगुनी धूप पर एक और शेर सुनाइए। सर्दियों की धूप, गर्मियों की शाम हो तुम। मेरे दिल में जो जलता है वह मेहताब हो तुम। तू न हो तो ये सब कुछ अधूरा सा है। मेरे लिए हर रात का एक मुकम्मल ख्वाब हो तुम। वाह, थम्स अप! क्या गिरीश बाबू, आप तो गालिब निकले। नहीं, बस शायरी सुनने और पढ़ने का थोड़ा बहुत शौक है। अब मैं उन्हें कैसे बताता कि ये शायरियाँ तो मैंने रात भर जाकर याद की थी उन्हें पटाने के लिए। हम किताबों की दुनिया में खोए रहते हैं। कभी कभी ऐसे शेर और शायरी मूड फ्रेश करने का काम करते हैं। अच्छा है, एंजल ने हाँ में हाँ मिलाई। मैं नारायण सर्किल पर उतर गया और एंजल भी। मैंने गोपालपुरा के लिए बस पकड़ी और एंजल ने वैशाली नगर की तरफ जाने वाली बस।
अगला अध्याय है धौलपुर हाउस से बुलावा। दिन था गुरुवार का, तारीख 20 दिसंबर 2018। यह एंजल और मेरे लिए बड़ा दिन था क्योंकि हमने एक साथ सिविल सेवामुख परीक्षा पास की थी। मैं समानता परीक्षा देने से भयभीत नहीं होता, लेकिन रिजल्ट आ गया। यह सुनते या पढ़ते ही हृदय की धड़कन लगभग 1.5 गुना रफ्तार से चलने लगती थी। रिजल्ट चाहे प्री का हो, मेंस का हो या फाइनल का, मुझे पीडीएफ में अपना रोल नंबर सर्च करने की हिम्मत नहीं हो पाती। सच कहूं तो रिजल्ट का नाम सुनते ही हवा टाइट हो जाती थी। या तो मुझे मेरा कोई मित्र पास या फेल की खबर देता था, या फिर मैं 2-3 दिन बाद खुद चेक करता था। मैंने एंजल का रोल नंबर सर्च किया, उनका मेंस हो गया था। इसके अलावा शिव सिंह और देवेंद्र का भी हो गया था। तब तक सुमित का कॉल आया, ग्रीस भाई बधाई हो, तुम्हारा और भाभी दोनों का मेंस हो गया है। लड़कों में यह पुराना ट्रेंड रहा है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की से महीने भर से लगातार टच में रहे तो उस लड़के के सारे फ्रेंड उन्हें भाभी बुलाना शुरू कर देते हैं, भले ही उन्होंने प्रपोज भी ना किया हो। किसकी भाभी की बात कर रहा है? एंजल ने तपाक से बोला। मुझसे तुरंत कुछ बोलते नहीं बना। फिर दिमाग में बत्ती जली और मैंने कहा, भाई तेरा नहीं हुआ इसका दुख लग रहा है। इस बार ज्योग्राफी ने डुबो दिया। मैंने बात बदलते हुए कहा। आज एंजल की खुशी उनके मुखड़ी से साफ झलक रही थी। यूपीएससी के लिए देखे गए सपने को आज उन्होंने थोड़ा नजदीक आते हुए जो देखा था। कॉफी पीने चलोगे? उन्होंने पूछा। मैंने हाँ कर दी और हम टोंक रोड पर चाय की टपरी पर चले गए। एंजल ने कहा, कोई ऐसा किस्सा सुनाओ जो डेटिंग से जुड़ा हुआ हो। लंदन में एक लड़के लॉरेन एक बार अपनी कोचिंग में पढ़ने वाली लड़की को अपने साथ कॉफी पीने का ऑफर दिया। यह ऑफर एक ब्लाइंड डेट की तरह था। साथ कॉफी पीने के बाद लड़की को लड़का पसंद नहीं आया। फिर क्या हुआ? एंजल ने व्यग्रता से पूछा। लड़के लॉरेन अपनी डेटिंग फेल हो जाने के बाद कॉफी पर खर्च हुए 3 यूरो वापस करने को मैसेज उस लड़की को भेज दिया। साथ में बैंक डिटेल भी मैसेज कर दी। फिर क्या था? लड़का तो कंजूस निकला, एंजल ने हंसते हुए कहा। कंजूसी छोड़ो, पता है मेरे जैसे लड़के को कॉफी पर चलने के लिए कहने में महीनों हिम्मत जुटानी पड़ती है। वही लड़कियों को 2 मिनट भी नहीं लगते, ना करके चल देती है। लड़के को रिएक्शन इतना आसानी से बर्दाश्त नहीं होता। कॉफी की चुस्की लेते हुए कुछ सेकंड के लिए मैं उन्हें टकटकी लगाए हुए देखता रहा। मुझे लगा मानो एंजल का गोरा एवं खूबसूरत मुखड़ा, प्यारी सी आंखें और गुलाब की पंखुड़ियों से होठ जैसे कुछ कहने को आतुर हूँ। श्री ग्रीन सलवार सूट में वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे परी लोक से कोई परी उतर आई हो। अगर आपको 3 साल तक सैलरी नहीं दी जाए तो क्या आप सिविल सर्विस ज्वाइन करना चाहोगे? मैंने एक इंटरव्यूअर की तरह गंभीर भाव लिए हुए सवाल पूछा। हाँ, मुझे अभी पैसों की जरूरत नहीं है तो मैं ज्वाइन करूंगी, एंजल ने जवाब दिया। तो आईएएस में सिलेक्शन के बाद 3 साल तक की सैलरी मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करवाते रहना, मैंने मजाकिया अंदाज में बोला। एंजल, सिविल सर्विस में इंटरव्यू कॉल होना बड़ी बात है। इस अवसर को सफलता में तब्दील करना बहुत जरूरी है। हाँ, अवसर बार बार नहीं मिला करते। यह बड़ा अवसर है, जी जान से तैयारी करेंगे, उन्होंने कहा। जीवन में किसी भी इंसान को बार बार अवसर नहीं मिलता। कई बार तो अवसर आता है और हम पहचान नहीं पाते। इसलिए जब भी कोई काम मिले उसे तुरंत और पूरे मनोयोग से करना चाहिए। पता नहीं उसे करने का दोबारा अवसर मिले ना मिले। कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हो, नौकरी के लिए इंटरव्यू की तैयारी हो या कोई अन्य कार्य हो, जब भी ये मिले इन्हें कर लेना चाहिए। इनके लिए घड़ी अवसर शुभ अशुभ की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए।
एक यूनानी नाटककार सोफोक्लीज कहते हैं कि अवसर उसकी मदद कभी नहीं करता जो अपनी मदद नहीं करते। सचमुच में किसी काम को करने का संकल्प कर लेना ही अवसर को पकड़ लेना है और अनेक महापुरुषों की सफलता का रहस्य यही मंत्र रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के बारे में कहा जाता है कि वह एक बार जो संकल्प कर लेते थे उसको पूरा करके ही दम लेते थे। संकल्प और अवसर का यह साथ बड़ा महत्व का होता है। जो मनुष्य अवसर का सदुपयोग करता है वह सदा आगे बढ़ता है। वास्तव में किसी मनुष्य के जीवन में सफलता का रहस्य उसका प्रत्येक अवसर के लिए सैनिक की भांति तैयार रहना ही है। सही वक्त और सही अवसर पर काम करने से ही व्यक्ति को कामयाबी मिलती है। कई बार मनुष्य असमंजस और उघेड़ बुन में ही रह जाता है और उसके हाथ से मौका चूक जाता है, और अगर एक बार ये मौका चूक जाए तो दोबारा लौटकर नहीं आता। समय और अवसर को जिसने नहीं पकड़ा वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। समय और अवसर का यदि व्यापक अर्थ देखें तो दोनों एक समान है। जो व्यक्ति समय की गतिशीलता को पहचानकर सामने आए अवसर को पकड़ लेता है और अपनी योग्यता को प्रदर्शित करता है वह अवश्य अपने जीवन को संभाल लेता है। समय कभी ठहर नहीं सकता, ना वो किसी का इंतजार ही करता है, वह तो सदा गतिशील है। आज के नौजवान यदि समय और अवसर का महत्व समझ ले तो वह अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए मनुष्य के अंदर ललक के साथ उत्साह भी जरूरी है, क्योंकि एक साधारण काम भी मुश्किल हो जाता है जब आप इसे बिना उत्साह के आधे अधूरी मन से करते हैं। मैं यूपीएससी के प्रति एंजल की डेडिकेशन तथा उत्साह को लेकर के बहुत प्रभावित हुआ। मेरा ऐसा मानना है कि सफलता के मार्ग पर व्यक्ति की गाड़ी तभी तक चलती है जब तक इसमें लगन एवं उत्साह का ईंधन होता है। उत्साही मनुष्य के लिए संसार की कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। किसी व्यक्ति के मन में काम करने के लिए जितना उत्साह होगा वह अपने लक्ष्य को पाने में उसी अनुपात में सफल होगा। जीवन में सफल होना है तो सपने देखो, मगर केवल सपने देखना ही काफी नहीं होता। आपके अंदर उसे पाने की तीव्र इच्छा और अदम उत्साह होना भी जरूरी है। उत्साह मन में सकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। यह ऊर्जा कुछ कर गुजरने के लिए होती है जो आपको साधारण से अलग और साधारण की श्रेणी में खड़ा कर देती है। इससे एक सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है जो प्रत्येक नकारात्मक चीज को सकारात्मक नजरिए में तब्दील कर देता है। उत्साह किसी भी व्यक्ति की कमियों को दूर करने, उसकी असफलताओं को खत्म करने और उसकी क्षमता से अधिक परिणाम देने में मददगार होता है। एक तरह से वह आपके कार्य के दौरान एक उत्प्रेरक की भूमिका अदा करता है, आपके कार्य को गति देता है। लगन और उत्साह का लाभ समय प्रबंधन में भी मिलता है। उत्साह पूर्णतः अमूर्त और अदृश्य होता है, परंतु आप हर दिन इसके परिणाम देखते हैं। मन, मस्तिष्क एवं शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए भी उत्साह जरूरी है। उत्साह है तो जीवन है, उत्साह नहीं तो जीवन निरर्थक सा है। किसी चीज में विश्वास और उसके लिए उत्साह ही तो जीवन के जीने योग्य बनाता है। अगर आपने उत्साह एवं लगन से किसी लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात मेहनत की लेकिन असफल हो गए तो वो क्या हुआ? ये अंत तो नहीं है ना। फिर से कोशिश करो, और सफलता तो सफलता की एक शुरुआत है। इससे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए बल्कि पूरे जोश के साथ फिर से प्रयास करना चाहिए। इतिहास का हर महान और महत्वपूर्ण काल उत्साह द्वारा ही सफल हुआ है। बुद्धिमान व्यक्ति तमाम असफलताओं और कठिनाइयों के बावजूद उत्साह नहीं खोते हैं, क्योंकि उनमें उत्साह पूरी अपार बल होता है। बार बार असफल होने पर भी उत्साह न खोना ही सफलता है। दरअसल सफलता इस बात की क्षमता है कि कितनी भी विफलता आए आपका उत्साह कम न हो। उत्साह एक तरह से मनोवैज्ञानिक रसायन जैसा है जो आपके मस्तिष्क, शरीर और मन से काम करवाता है कि आप हर मुश्किल के बावजूद जीत सके। इसलिए सफलता के लिए किए जा रहे परिश्रम को ठीक से क्रियान्वित करना हो तो ललक के साथ उत्साह बनाए रखिए।
अगला अध्याय है इंटरव्यू। मैं कुछ दिनों से ऑब्जर्व कर रहा था कि जब तक मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था तब तक वह पढ़ती। मैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम में डीपी चेंज करता तो उसी दिन वह भी डीपी चेंज कर देती। हाँ, वह अक्सर अपनी डीपी नहीं लगाती थी। मैं पिछले कुछ दिनों से यह भी गौर कर रहा था कि सजना संवरना उसे अब अच्छा लगने लगा था। वह देर रात तक पढ़ने की आदी थी और मैं इसकी ठीक विपरीत जल्दी सोने का। अब उन्होंने भी अपनी आदत जल्दी सोने की बना ली थी। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह मुझे चाहने लगी थी। मैं तो पहले ही जी जान से उन्हें चाहता था। जनवरी के पहले सप्ताह में दिल्ली विश्व पुस्तक मेले के कारण दिल्ली का माहौल किताबी हो चुका था और किताब पढ़ने के शौकीन होने के कारण मैं, एंजल, सुमित और लवगुरु एक दिन रविवार को सज धजकर प्रगति मैदान पहुंच गए। वैसे सज धजने का तो क्या ही कहा जाए, यदि कुछ अपवादों को छोड़ दिए जाए तो एक यूपीएससी अभ्यर्थी सजने संवरने में ज्यादा वक्त नहीं लगाता। लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ था। पाठक ज्यादा थे या लेखक या फिर प्रकाशक, पता करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लोकार्पण के लिए किताबों को रंगीन कागज की पन्नियों में आहिस्ते से लपेटकर खूब सजे धजे भव्य प्लेटफॉर्म पर ले जाया जा रहा था, जहां अच्छी सी किताब की मुंह दिखाई की रस्म अदा की जा रही थी। मंच पर शोभा बढ़ा रहे थे वक्ता और लेखक, जो पुस्तक और नए नवेले लेखक की शान में कसीदे पढ़ रहे थे। जो वक्ता अपनी बारी के इंतजार में थे वे वक्ताओं को ध्यान से सुनने की बजाय चाय कॉफी पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। पुस्तक मेला सचमुच में केवल पुस्तकों का नहीं, लेखकों का भी मिला हुआ था। मैंने एक चीज यह भी नोटिस की कि पुस्तक मेले में किताबों की स्टॉलों से भी ज्यादा भीड़ पिज्जा बर्गर वाले स्टोर पर थी। जो युवा किताबें महंगी होने के चक्कर में उन्हें नहीं खरीद पाए, वे फास्ट फूड खरीदकर धड़ल्ले से उद्धस्त कर रहे थे। बुक स्टॉल वाले अपने काम में व्यस्त थे। जो पुस्तकें लोकार्पित हो गई थी उनका थोकार्पण कर रहे थे। मैंने दिल्ली दरबार उपन्यास खरीदा और अंजल के साथ प्रगति मैदान के बुक स्टॉल पर घूमने लगा। हम प्रभात पब्लिकेशन, पेंगुइन, हिंद युग्म जैसे प्रकाशनों के बुक स्टॉल पर जाकर किताबों के कुछ पन्ने पलटते और फिर चल देते। बुक स्टॉल वाले भी सोच रहे थे ये लोग बुक खरीदने आए हैं या केवल बुक के पन्ने पलटने। मैं, एंजल, सुमित और लवगुरु इसी तरह प्रगति मैदान के पुस्तक मेले में घूम रहे थे। एक बंगाली तांत्रिक बाबा सड़क के किनारे बैठे हुए थे। उनके पास एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर था जो कह रहा था, शादी में रुकावट, पति पत्नी में अनबन, मनचाहा प्यार, इन सब समस्याओं के साथ करियर में रुकावट, कारोबार में घाटा, गड़ा धन, हर समस्या का समाधान सिर्फ 2 घंटे में। मैं यूपीएससी प्री में पिछले 2 बार से लटक रहा हूँ बाबा जी, कोई धांसू समाधान बताइए, लव गुरु ने कहा। इनके पास समाधान होता तो यूपीएससी टॉपर ना बन जाते, यहाँ 101 की दरख्वास्त नहीं करते। तांत्रिक बाबा बीच में ही बोले, अगर काम ना हुआ तो फीस वापस। बाबा जी, आईएएस की परीक्षा 2-3 महीने बाद में है, अब सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा? मैंने थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहा। इन तांत्रिक बाबाओं के पास हर समस्या का समाधान होता तो केंद्र सरकार इन तांत्रिक बाबाओं को आर्थिक सलाहकार बनाकर अर्थव्यवस्था की हर समस्या का समाधान नहीं कर लेती? जीएसटी और नोटबंदी से देश की इकोनॉमी में जो दुर्गति हुई उसका इलाज ये 2 घंटे में बता देती। सरकार इनके पांव पकड़ती और कहती कि किसी भी तरह से हमारी अर्थव्यवस्था को आर्थिक मंदी से निकाल लीजिए। वैसे भी देश को इसी तरह के लोग चला रहे हैं, या तो बाबा लोग या फिर नेता, लव गुरु ने मैंगो शेक पीते हुए कहा। इस तरह हमने ज्यादा किताबें तो नहीं खरीदी, लेकिन पुस्तक मेले में जाकर मजा बहुत आया। शाम के 6 बजने के बाद हम मेट्रो से जीटीबी नगर आ गए। यूपीएससी ने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म यानी डीएफ निकाला। उसमें मुख्य परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों से बायोडाटा मांगा गया था। एंजल का कॉल आया, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं हॉबी में क्या करूं।
आपको क्या क्या पसंद है, कौन सा खेल, कौन सा नृत्य? मैंने कहा, खेलों में मुझे कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, किताबें खेलना पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभी देख लेती हूँ। पढ़ाकू इंसान, खेलना कूदना भी तो जीवनचर्या का एक अहम हिस्सा होना चाहिए। केवल पढ़ना और बोर्ड परीक्षा में टॉप करना, फिर कॉलेज टॉप करना, किताबों से हट के भी एक दुनिया होती है जिसे वास्तविक दुनिया कहते हैं। हाँ, यह बात तो है, पर मेरा बचपन का सपना कक्षा 6 से ही कलेक्टर बनना रहा है। तो फिर घर वालों और टीचरों ने कभी खेलने के लिए ज्यादा प्रेरित ना करके हमेशा पढ़ने के लिए प्रेरित किया। अच्छा सुनो, हॉबी वाले कॉलम में ब्राजीलियन जुटिस लिखने की सोच रही हूँ, जो एक मार्शल आर्ट है। यह मार्शल आर्ट मैंने सीखी हुई है, एंजल ने धीरे से कहा। बता रही हो, डरा रही हो? क्या बात है मैडम, आपको जूडो कराटे भी आते हैं? अब तो संभल कर रहना पड़ेगा। अरे लेडी श्री राम कॉलेज में कुछ लड़कियां कराटे सीख रही थी तो मैंने भी हाथ आजमा लिए। वैसे आपको जूडो कराटे वाले लड़की से डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ऐसी बात है क्या मैडम? जी। अच्छा, यह बताओ कि आप पोस्ट प्रेफरेंस किस क्रम में भर रहे हो? उन्होंने बड़ी रोमानियत से पूछा। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, और तुम? मैं तो सोच रही हूँ आईएएस, आईएफएस और आईपीएस। आपको क्या लगता है, सही है? मेरा मन तो आपको परदेश भेजने का नहीं है, इसलिए फॉरेन सर्विस आईपीएस के बाद ही भरो। मुझे तो लगता है कि आईआरएस इसके बाद ठीक रहेगा, मैंने हक जताते हुए कहा। वह जानकर कि अनजान रहती थी या उन्हें इस बात की भनक भी नहीं लगी थी कि मैं उन पर हक जताता हूँ। एंजल अक्सर मेरी सलाह को आदेश समझकर उसका अनुसरण कर लेती थी। ओके, मम्मा से भी कंसल्ट कर लेती हूँ। चलो फोन रखती हूँ, बाय। कल दृष्टि आईएएस में विकास देवकीर्ति सर का इंटरव्यू गाइडेंस के लिए वर्कशॉप है, चलोगी? मेरी बात खत्म होने से पहले ही उन्होंने कहा, हाँ क्यों नहीं, चलो बाय, कल मिलते हैं। दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्थान का दिल्ली की कोचिंग इंडस्ट्री में अपना भौकाल है। दूसरे दिन हम नेहरू बिहार वाले क्लासरूम में विकास सर की क्लास अटेंड करने गए। क्लासरूम भावी आईएएस आईपीएस अफसरों से गुलजार था। उनके चेहरे से साफ झलक रहा था कि विकास सर अपनी क्लास में ऐसे गोल्डन रूल बता देंगे कि इंटरव्यू में 200 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। बच्चों की तादाद लगभग 70-80 रही होगी। मेरे साथ एंजल की एंटी ने कई लड़कों के दिल पर बिजलियां गिरा दी। जब हम विकास सर की क्लास ले रहे थे, उस समय भी कुछ अभ्यर्थी अपने जीवन साथी की तलाश में जुटे थे। सर ने बताया कि यूपीएससी बोर्ड में होने वाला इंटरव्यू तैयारी से ज्यादा किस्मत का खेल है। देवकीर्ति सर ने बहुत सारे इंटरव्यू के टिप्स भी दिए। हम क्लास लेकर वापस अपने अपने गंतव्य स्थल की ओर चल दिए। सोमवार का दिन था। हम उम्मीद कर रहे थे कि यूपीएससी की इंटरव्यू डेट आ जाएगी। हुआ भी ऐसा ही। मेरा इंटरव्यू की तारीख आई 5 मार्च और एंजल का इंटरव्यू था 13 मार्च को। हमें तैयारी का पर्याप्त समय मिल गया था। एक दिन हम ओझा सर के वहाँ क्लास लेने के लिए चले गए। ओझा सर ने एंजल से एक सवाल किया कि एक लड़का एक लड़की को पब्लिक प्लेस पर प्रपोज करता है तो यह आईपीसी की किस धारा के तहत अपराध में आएगा? नहीं सर, आईपीसी की किसी भी धारा में प्रपोज करने को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। अगर लड़की प्रपोज करने पर थप्पड़ जड़ दे तो यह अपराध होगा। सर ने क्रॉस क्वेश्चन किया। हाँ सर, एंजल ने शर्माते हुए कहा। सर ने मजाकिया अंदाज में कहा, लड़कों, अब आप इस खूबसूरत बला को क्लास खत्म होने के बाद प्रपोज कर सकते हैं। क्लास के सभी बच्चे ठहाके लगाकर हंसने लगे। गांव तथा छोटे शहर का कोई लड़का न केवल बड़े से बड़ा सपना देख सकता है बल्कि उसे साकार भी कर सकता है। हाँ, मेट्रो शहर में पले बड़े बच्चे की तुलना में उन्हें संघर्ष थोड़ा ज्यादा करना पड़ सकता है। कठिनाइयाँ उनके सपने को कठिन बनाने की कोशिश कर सकती है। समय सपने को सच बनाने में थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन किसी बंदे में गजब का उत्साह हो तथा सपनों में हौसला हो तो हौसलों की उड़ान से मंजिल को पाया जा सकता है। अगर आपको कुछ लोग यह कहे कि यह काम तुम नहीं कर सकते तो उन्हें तुरंत जवाब ना दे, लेकिन मेहनत इतनी कड़ी करना शुरू कर
कर दे कि बड़े बड़े दिग्गजों की आप पर की गई भविष्यवाणी गलत सिद्ध हो जाए, लोग यह कहे कि आप आईएएस नहीं बन सकते, तो उनके सामने आपका संक्षिप्त उत्तर होगा बन के दिखाना। ओझा सर ने मोटिवेशनल स्पीच देते हुए कहा, मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप सिविल सेवा में सफलता पाना चाहते हो तो धीरज को अपना घनिष्ठ मित्र, अनुभव को अपना परामर्शदाता, अनुशासन को बड़ा भाई, आशा को अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। एक बात और, पढ़ाई और चिंतन मनन को अभिभावक बना लो ताकि सफलता पाने में ज्यादा सहूलियत हो सके। अच्छी आदतों के देवता बन जाइए। हर रोज गुणवत्ता युक्त 8 से 10 घंटा पढ़ाई ही कीजिए और बाकी ऊपर वाले की जिम्मे में छोड़ दीजिए। उस दिन ओझा सर का लेक्चर, इंटरव्यू, क्लास कम और मोटिवेशनल सेशन ज्यादा लग रहा था। हमने 3 घंटे तक ज्यों-त्यों करके ओझा सर का बोझ झेला। फिर जब क्लास खत्म हो गई तो हम सभी बच्चों ने राहत की सांस ली। वो दिन भी आ गए जब मेरा और एंजल का बारी-बारी से इंटरव्यू हो गया। ना तो मैं ना ही एंजल इंटरव्यू से संतुष्ट थी। फाइनल लिस्ट में मैं 11 नंबर से रह गया और वह 8 नंबर से। सबसे खराब बात यह थी कि जीएस के हर पेपर में एंजल को 5 नंबर की पेनल्टी लगी और इस तरह लगभग 20 नंबर यूपीएससी द्वारा मुख्य परीक्षा में पेनल्टी के रूप में काट लिए गए। जब फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया तो मैं 2-3 दिन तक खाना नहीं खा पा रहा था और ना ही मेरा किसी से बात करने का मन कर रहा था। एंजल का भी यही हाल था। आप सुन रहे थे कैलाश मंजू बिश्नोई के द्वारा लिखी गई पुस्तक कलेक्टर साहिबा कर्मशिला। इस वीडियो में आप अध्याय 8 तक सुने होंगे। अगली वीडियो में आप अध्याय 9 से सुनेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।